जी, डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने जो 2 पोर्शन है, चैप्टर 4 है एक्चुअली। पहले मेरी कोशिश ही थी कि सिर्फ़ एक को हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो उसमें मटीरियल मुझे मिला, उसमें वो क्वेश्चन मिक्स हैं, साथ ही सॉलिड के भी हैं, साथ ही लिक्विड के भी हैं। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से वो सॉलिड की वीडियो भी अपलोड की है। थोड़ा उसमें टाइम लगा होगा आपको जल्दी-जल्दी में, लेकिन जिन लोगों को देख लिया ठीक है, नहीं देखे तो उसके बाद भी आप उसको देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं इसके साथ डिस्कस कर लूँगा। जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर 4, लिक्विड्स एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड में जो एफएससी के अंदर कंटेंट है वो बहुत है। खास तौर पे लिक्विड के जो पोर्शन है उसमें से तो क्वेश्चन आता है और लाजमी आता है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आपने देखी होंगी कि वो बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें जो हैं उसमें बनती हैं। सॉलिड जो है ये बहुत डिटेल स्टडी, ये सॉलिड की जो आप ये कह लें कि जो सॉलिड के बारे में डिटेल है ये एमएससी एमफिल तक भी जाती है। अच्छा, एमफिल में भी हमने अभी जो है वो क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी करना है, उसके अंदर कुछ टर्म्स जो है वो हमने देखी। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अब बीएससी से, एमएससी से जो लोग स्पेशली फिजिकल में जाते हैं वो ज़्यादा जानते होंगे मेरी निस्बत। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं उसको कोशिश करूँगा कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो पीपीएससी में है, वो हम डिस्कस करें पहले। फिर कुछ चीज़ें जो हैं उनके एमसीक्यूज हैं, सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट मैंने नहीं यहाँ पे डिटेल बताई। अगर आप उनके कॉन्सेप्ट जाएंगे तो आपको बीएससी की जो सारी बुक्स हैं थोरोली वो स्टडी करनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा-सा एमसीक्यूज़ को ही हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके आंसर भी मैंने साथ दिए हुए हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर सॉल्युबल इन ईच अदर। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है वो समझते होंगे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मैंने बाकायदा इस एग्जांपल को डिस्कस किया था कि इनके दरमियान कौन-कौन सी फोर्सेस हैं। क्लोरोफॉर्म सेपरेटली उसके अंदर जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है। एसीटोन जो है सेपरेटली अगर प्योर एसीटोन लिया जाए तो उसमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होगी। कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, कार्बन ऑक्सीजन जो है उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। अब इसके साथ जो है अगर हम इनको देखें तो इसमें कौन सी फोर्सेज होंगी। अब दोनों को मिलाते हैं तो कल मैंने बात की थी कि क्लोरोफॉर्म में जो 3 क्लोरीन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ लगा जो उसके साथ एसीटोन को अगर मिक्स करते हैं तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बिकॉज एक तरफ एसीटोन का ऑक्सीजन होता है, दूसरी तरफ क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन होता है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ हीलियम। जी, एटम्स ऑफ हीलियम के दरमियान अगर आप देखें तो कौन सी फोर्सेस होंगी। अब सबसे पहले आपने देखना है कि वो नेचर क्या है, वो किस किस्म का मॉलिक्यूल है, क्या वो पोलर है कि नहीं है। तो पोलर है तो फिर हम देखेंगे कि डाइपोल हो सकती है, या डाइपोल इंस्टेंटेनियस वो जो है इंड्यूस डाइपोल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखें हीलियम एक नॉन पोलर गैस मॉलिक्यूल होता है, तो लिहाजा इसमें डाइपोल तो हो नहीं सकती क्योंकि पोल ही नहीं है। वंडरवाल फोर्सेस एक जनरल आ सकता है। वंडरवाल फोर्सेस मैंने आपको बताया हर किस्म के कंटेंट में होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई करेंगे तो जो स्पेसिफिक है इसके अंदर जो ज्यादा डोमिनेंट होंगी वो कौन सी होंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, बिकॉज ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट पे जाए तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किस वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम फ्रीज करते हैं। चेंज ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, क्या बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है? नहीं होती, बिकॉज बॉन्ड लेंथ जो वाटर मॉलिक्यूल की है वो सेम रहती है। बॉन्ड एंगल चेंज होता है? नहीं होता। क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, अब ये है ठीक बात, आइस के हवाले से बात ठीक है कि उसकी क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो मेन इसके अंदर जो चीज है
वो क्या है कि आपने रीजन बतानी है। रीजन क्या है उसकी, कि किस वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह उसका वॉल्यूम का बढ़ जाना है और उसमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। गैसेज आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स। गैसेज जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे हम कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द प्रेशर ओनली। क्या हम उनका सिर्फ प्रेशर बढ़ा के लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? अब देखें, प्रेशर बढ़ाएंगे डेफिनेटली लिक्विड वो जो मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे के करीब आएंगे। लोअरिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, ये बात ज्यादा सूटेबल उसकी निस्बत होगी कि हम साथ साथ उसका जो है वो टेम्परेचर भी लोअर करें, मतलब साथ साथ हम उसको ठंडा भी करें और साथ साथ उसका प्रेशर इंक्रीज करें। तो ये चीज ज्यादा पहले वाले पॉइंट की निस्बत सूटेबल है। लेकिन आप अगर यही पढ़ के इसको, बात दफा यही होता है कि हमें लगता है ये सही है, इसको टिक कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा कोई बेहतर सूटेबल हो सकता है। जब हम सारे पढ़ेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि इंक्रीजिंग प्रेशर एंड ब्रिंगिंग टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये ज्यादा वैलिड है। बिकॉज अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर भी रहे हैं और प्रेशर बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रहते हैं तो वो चीज कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर में हम बात कर चुके हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे अबव उसके साथ जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें, वो चीज लिक्विफाई नहीं होती। तो इसलिए टेम्परेचर का क्रिटिकल पॉइंट से नीचे होना जरूरी है। फिर ही हम उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विफाई जो है वो होगी। जी, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें जो है वो सी ऑप्शन आएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर, लिक्विड में किस किस्म की फोर्सेस होती हैं? नेग्लिजिबल होती हैं, वेरी वीक होती हैं, वेरी स्ट्रांग होती हैं, रीजनेबली स्ट्रांग होती हैं। तो वेरी स्ट्रांग होंगी तो डेफिनेटली वो सॉलिड हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या होगा, रीजनेबली स्ट्रांग होंगे। रीजनेबली स्ट्रांग, कुछ लिक्विड जो है वो उनमें प्रॉपर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये डी ऑप्शन मेरे ख्याल में ज्यादा सूटेबल बनता है। जी, इसके साथ अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जी, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स विद लार्ज चेन लेंथ एक्सपीरियंसेस, जितनी ज्यादा चेन लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी क्या होगा जी, वीकर लंडर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर लंडर फोर्सेस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जी, क्या होना चाहिए? अब आप ये पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन है तो फोर्स कौन सी होगी? लंडन फोर्स होगी। बिकॉज उसमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल बनते ही नहीं है तो फोर्सेस कैसे हो सकते? ठीक है। उसके बाद जो आ, ये है, इसलिए हम क्या कहेंगे जी, लार्ज लेंथ बढ़ाते जाएं। आपको याद होगा एक एग्जांपल मैंने वीडियो में बताई है, इथेन और हेक्सेन। इथेन का माइनस में होता है बॉइलिंग पॉइंट और हेक्सेन का जो है वो प्लस 68 के राउंड अबाउट होता है, 88 86 इसके राउंड अबाउट होता है। तो इट्स मीन कि उसके अंदर जो है वो फोर्सेस होती हैं। तो जितनी ज्यादा चेन होती जाएगी लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें देखें। एच एफ इज एक्सेप्शनली, हैज एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ, किस वजह से होती है जी? लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन, ये तो बात ही गलत है, फ्लोरीन का साइज लार्ज होता ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ऑप्शंस को स्टडी करें तो इसमें जो है वो हाईली स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड बिटवीन एच एफ, ये भी पोलर बॉन्ड होता है उसके दरमियान। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी चीज होगी जो इसको जो है वो जिसकी वजह से, अब आप देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेन उसके अंदर जो है। एक वो ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात भी आप कह सकते हैं जी, आप लो पे ध्यान ही ना दें, आप सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहें। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के ज्यादा होती है, लेकिन उसमें देखें उसने पीछे क्या लिखा हुआ है, लो। तो ये थोड़ा सा हमने कंसंट्रेशन से इसको देखना है। मेन इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉइल्ड अबाउट वन अनदर इनटू अ स्पाइरल। अब ये अमाइनो एसिड की चेन होती है जो स्पाइरल वे में स्प्रिंग की शक्ल में
वो कॉइल्ड हुई होती है, और जैसे स्प्रिंग की हर तय जो होती है वो एक दूसरे के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है, मतलब आप उसमें एक्सपेंशन करें तो वो एक तरह से खुलेगी, लेकिन दोबारा से फिर वो अपनी असली पोजीशन पे आ जाती है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक लेयर के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर की अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के दरमियान होगी, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो एक्चुअली जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड में दो मेन चीजें, एक COOH और दूसरा जो है कार्बन के साथ कोई NH ग्रुप लगा, NH2 और R और H। तो ये अमाइनो ग्रुप जो होता है एंड ये कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बोनाइल, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जब कॉइल हुए हुए होते हैं तो इनकी कॉइलिंग कुछ इस तरह से होती है कि एक अमाइनो ग्रुप उसके बिल्कुल सीधा ऊपर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप आता है। इसी तरह जो कार्बोनाइल ग्रुप उस लेयर का होगा जिसमें अमाइनो ग्रुप है, वो नीचे वाली लेयर के अमाइनो ग्रुप के साथ जो है वो उस तरह से अटैच होगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। ये हर लेयर नीचे से भी और ऊपर वाली लेयर के साथ भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही होती है। इस वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम कहते हैं कि ये कॉइल्ड हुई होती है। ये आ जाएगा डी ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस आर, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती हैं, जो डिबाय फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा, इसकी वैल्यू भी है अबाउट ये 20% जो है वो आम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यही वजह है कि इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। डिबाय फोर्सेस आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जी, डिबाय फोर्सेस किसमें होती हैं, डिबाय फोर्सेस होता क्या है जी, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। अब इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो मुझे लगता है कि मिस्टेक है, इसने ये सोडियम आयन और वाटर की जो है वो आंसर में बताया हुआ, जबकि मैं ये मुझे नहीं लगता कि ये है, क्योंकि ये सोडियम आयन तो पोलर है, आयन है खुद पहले ही, और वाटर जो है वो भी खुद पोलर है। तो ये आयन डाइपोल फोर्सेस है, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस नहीं है। डिबाय फोर्सेस को हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं कि एक प्रॉपर डाइपोल होता है, दूसरे में पोलैरिटी वो इंड्यूस कर देता है। तो ये आपने वीडियो में देखा होगा। तो इसमें आर्गन एंड वाटर भी हो सकता है, इसमें नियोन एंड वाटर भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन जो है ये हो सकती है। अगर इनमें से कोई एक होती तो वो हम इसमें करते। आप मेन कॉन्सेप्ट याद रखें कि बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर वो जो होगी वो डिबाय फोर्सेस होगी, या इसका एक और नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ, ये सब में होती है, अमोनिया है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इसमें बात हम कर चुके हैं। H2S गैस होती है और H2O लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। क्यों, क्या वजह है? असल में ये क्वेश्चन उसने प्रॉपर लिखा नहीं है। इसमें वो क्वेश्चन इस तरह से बताता है कि ऑक्सीजन और सल्फर, सिलीनियम, ये नीचे जितने भी एलिमेंट है ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। अब अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलता है तो H2O है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो H2S है। अब सेम ग्रुप के मेंबर हैं। अब इसको देखें तो ये लिक्विड स्टेट में मिलता है वाटर, और H2S जो है ये गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपने सुनी होगी। तो इसकी वजह क्या है, तो इसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि H2S में नहीं होता। तो आप ये देखें, आप क्वेश्चन देखें, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। हाँ जी, ये हम अगर आगे ना भी पढ़ें तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर लोन पेयर होता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये जो हमने एक वो सेंस बनाई वो गलत है, बिकॉज सल्फर के पास भी लोन पेयर है, H2S के पास भी दो लोन पेयर हैं, जिस तरह ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है।
तो अगर लोन पेयर ही इसकी वजह होती तो फिर लोन पेयर तो इसमें भी है, इसको भी उतना ही उसी तरह से स्ट्रेंथन होना चाहिए था। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या है जी, कोवेलेंट बॉन्ड इन HO। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड कोवेलेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड कोवेलेंट है, ये भी जो है वो दोनों में सेम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना सा याद रख लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 3 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वो होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें नहीं होगी। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। आयनिक करेक्टर इन वाटर मॉलिक्यूल, अब ये बात अगर सिर्फ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत नहीं है, तो वाटर जो है उसके अंदर पोलैरिटी होती है, आयनिक करेक्टर होता है, लेकिन किस वजह से होता है हमने ये भी तो चीजें जो है वो माइंड में रखनी है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल एट, जी एवेपोरेशन किस टेम्परेचर पर पॉसिबल है, ये मैं बता चुका हूँ, एट ऑल टेम्परेचर होती है एवेपोरेशन, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, जो है वो कपड़े खुश्क हो जाते हैं। हाँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट होता है, उसके मैंने 3 फैक्टर भी बताए थे, सरफेस एरिया है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और टेम्परेचर है, उनके साथ आपने रिलेशन भी ये याद रखना है कि ये चीजें चेंज करने से वेपोरेशन, रेट ऑफ वेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। रेट ऑफ वेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम इज, जी इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा जी, दोनों चीजें सेम रेट पे होंगी, दोनों की स्पीड सेम होगी, यही वजह है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही इक्वल स्टेट है, मतलब इक्वल से ये वर्ड आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जब जिस पे दो चीजें इक्वल हैं, सेम है, और सेम क्या है जी, रेट ऑफ वेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। आपको ये पता ही होगा, वेपोरेशन वेपोरेट होना मॉलिक्यूल का लिक्विड से वेपर्स में, और वेपर से दोबारा लिक्विड में चेंज होना वो कंडेंसेशन होता है, दोनों की स्पीड सेम होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। सी लेवल पे क्या होता है जी, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन एन ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का मतलब क्यों उसने कहा, ओपन सिस्टम इसलिए बताया कि आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, आपको अवेलेबल कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अब आपने वेपर प्रेशर बताना है, सी लेवल पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, एट सी लेवल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर आपने बताना है कितना होता है। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो उसके ऊपर वेपर प्रेशर जो है वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है, और 1 एटमॉस्फेयर कितने मिलीमीटर मरकरी है, 760 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो इसमें हम ऑप्शन जो है वो बी लगाएंगे। एस्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड, जी अब देखें, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन और एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इसका मैंने आपको वीडियो में बताया है कि एवेपोरेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड होता है इनटू वेपर्स, और ये एक कैसे होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होती है, उससे जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है, वो उसमें से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बाकी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरेज एनर्जी भी कम होती जाती है, टेम्परेचर भी कम होता जाता है, कूलिंग भी होती है, ये सारी चीजें वीडियो में हम डिस्कस कर चुका है। ठीक है, इसको मुख्तलिफ एंगल में मुख्तलिफ तरह से वो क्वेश्चन और भी बना सकता है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो था उसमें बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज लो वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, दो चीजें आपने देखनी है, टेम्परेचर फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। आपको पता होगा कि वेपर प्रेशर किस किस चीज से इफेक्ट होता है, दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक फोर्सेस और दूसरा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो उसने फिक्स कर दिया 25 डिग्री से, लिहाजा फोर्सेस पे डिपेंड करेंगे। अब फोर्सेस क्या होगी कि जिसके, ये मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फोर्सेस। ठीक है, तो जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे, वो मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाएंगे, और जब वो उसमें से निकलेंगे नहीं, वेपर नहीं ज्यादा बनेंगे, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इसमें अब हमने ये देखना है कि किसके अंदर फोर्सेस वीक होंगी, उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। मैंने एग्जांपल भी दी थी पेट्रोल और वाटर की, कि पेट्रोल में वीक फोर्सेस होती हैं, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेपर प्रेशर कम होता है। तो अब यहाँ पे जो उसने हमें लिक्विड बताया डाइथाइल ईथर है, कौन सी फोर्सेज होती हैं जी इसमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, समटाइम्स स्लाइटली पोलर सा होता है ये ईथर,
ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से, अदरवाइज नॉन पोलर कंसीडर होता है। एसीटोन, इसमें पोलैरिटी होती है थोड़ी बहुत, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। वाटर, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल। अब लो वेपर प्रेशर आपने बताना है। लो वेपर प्रेशर उसका होगा जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी। अब इन दो, पहले दो तो हो ही नहीं सकते, ए और बी, क्योंकि वो डाइथाइल ईथर है, ये एसीटोन है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये तो निकल गए। नीचे वाले दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब एक है वाटर और एक है इथाइल अल्कोहल। अगर आप इन दोनों को देखें तो वाटर जो है वो H2O है, HOH कह लें, और इथाइल अल्कोहल जो है C2H5OH है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इथाइल ग्रुप की वजह से, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे उसमें दो कुछ चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन सिर्फ अटैच होता है, और इस वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल दोनों हाइड्रोजन जो है वो दूसरे वाटर के साथ अटैच हो रहे हैं। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जो है वो कंपैरेटिवली इसकी निस्बत ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा होंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये इथाइल अल्कोहल की जो है वो एग्जाम्पल है जी। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 67, the boiling point of ammonia is maximum among the hydrides of group 5 elements due to। अब ग्रुप 5 के एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, वो एंटीमनी है, ये वाले एलिमेंट आते हैं। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसकी वजह क्या है? तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसने नहीं लिखा हुआ, दो चार चीजें बताई, एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब जो बाकी 3 पॉइंट बताए हुए हैं ना, 3 में से 2 पॉइंट सही स्टेटमेंट है। पिरामिडल स्ट्रक्चर अमोनिया की होती है, डेफिनेटली होती है। वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ये भी होता है। अब आप देखें, यहां से ही प्रॉब्लम होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट आता होता है लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने इसको रिलेट करना है ऊपर वाले स्टेम के साथ, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके साथ, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब 3 बातें इसके अंदर, पहली तीनों ऑप्शन बताई हुई हैं, और तीनों जो है वो स्टेटमेंट, कोई भी उसमें जुमला गलत नहीं है। जो भी वो स्टेटमेंट बताई हुई है वो सही है, लेकिन जो स्टेम को सही तरह से एक्सप्रेस करती है वो सिर्फ फर्स्ट वाली है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है अमोनिया की, इससे उसके बॉइलिंग पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन है तो और भी नाइट्रोजन के स्मॉल साइज हैं, मतलब इसके नीचे जो है या इससे पीछे, अगर आप कार्बन को देखें या इसके साथ वाले जो एलिमेंट हैं उनको देखें, तो ये तकरीबन कंपेरेबल साइज होता है। लेकिन ये जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट को एनहांस करने में इतना रोल प्ले नहीं करता। ये अलग बात है कि जब साइज का इफेक्ट जरूर होता है उन चीजों में जो नॉन पोलर होती हैं। ये भी याद रखें कि साइज का इफेक्ट उन मॉलिक्यूल को, उन एटम की अट्रैक्टिव फोर्सेस को इफेक्ट करेगा जहां पर नॉन पोलर मटेरियल हो। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी है इसकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, तो उसमें एटम का साइज का जो है वो डिफरेंस है पोलराइजेबिलिटी की वजह से। जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या होती है जी? वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट करना, इसको हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। ये क्या होती है कि हम एक लिक्विड लेते हैं, उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। मसलन एक बंदा जो है उसका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो वहां से स्टार्ट करता है तो वो उसको वेपर्स में चेंज करता है। एक पर्सन ऐसा है जिसके रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो वहां से उसको हीट करके वेपराइज करता है। एक बंदा जो है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठा है कहीं, या 5 पे बैठा है, कोई ऐसा एरिया है, तो उसका तीनों जो है, तीनों ने हीट ऑफ वेपराइजेशन ही मालूम करनी है, लेकिन तीनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सबका डिफरेंस है।
इसलिए हमने कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी एक फिक्स करना होता है जहां से आगे हम हीट कैलकुलेट कर सकें। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट का वो वैसे ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कहीं पे भी आप बैठे हैं, सब लोग पहले उस लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाए। अब जाहिर है जिसका कम टेम्परेचर होगा वो ज्यादा हीट करेगा, जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो कम हीट करेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद उस वक्त से आपने हीट कैलकुलेट करना शुरू कर देनी। बॉइलिंग पॉइंट तक जितनी हीट थी वो कैलकुलेट नहीं होगी, उसके बाद आपने जितनी हीट उसको प्रोवाइड की फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो इट्स मीन लिक्विड की क्वांटिटी भी फिक्स है और वो 1 मोल है। ठीक है, ये थोड़े सी इसी तरह मोलर हीट ऑफ फ्यूजन भी आती है, ये आगे शायद कहीं टर्म आ जाए, फ्यूज करना, मेल्ट होना। अब इसमें भी होता है कि एक सॉलिड है आपके पास, उसको आप गर्म करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो नहीं होता कि आपने जैसे ही गर्म करना शुरू किया वो उसी तरह उसी वक्त मेल्ट हो जाए, क्योंकि किसी का हो सकता है किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हुआ वो उसी वक्त मेल्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि कुछ ना कुछ हमें ज्यादा देर तक उसको गर्म करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा हम उसको गर्म करते हैं यहाँ तक कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो फ्यूज होना शुरू हो जाए, उसके बाद जितनी हीट उसको प्रोवाइड की जाएगी फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है डेफिनेशन। इसमें से कुछ क्वेश्चन वो बना लेता है बड़े टेक्निकल से, तो ये स्टेटस को माइंड में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेशन के लिए और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फ्यूजन के लिए होगा। उसके बाद इसके जी आप आंसर देखें, हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर। जी, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होंगी तो क्या होगा जी, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखें आपने वेपराइज करना है, वेपराइज करने का मतलब ये है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी ना वो आपने खत्म करनी है ताकि वो वेपर्स में चेंज हो जाए। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज खत्म करने के लिए आपने उसको हीट करना है। अब जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी उतनी ज्यादा उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, फिर जाके वो वेपराइज होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर द लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस विल बी negligible value, reasonably high values, low values and very low values। ये तीनों तो नहीं हो सकते, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। रीजनेबली हाई वैल्यूज या कुछ वैल्यूज जो है वो आप उसमें कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग भी कह दिया, डाइपोल डाइपोल भी कह दिया, तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी उसमें वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट 69 पे चलें, ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जी, ये आपने देख चुके हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइडेड दे पोजेस वेरी हाई वेपर प्रेशर। लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा हाई होगा। ये याद रखना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो इजीली वेपराइज होगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो वो जो है वो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेरी हाई वेपर प्रेशर, जी, वेरी लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, हाई वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। अब देखें, ये जो वेपर प्रेशर होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। वो जब भी वेपर प्रेशर की बात की जाती है ना तो उसके साथ टेम्परेचर बताया जाता है। टेम्परेचर ना बताया जाए तो इसका मतलब वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बताया जाता है कि इसका वेपर प्रेशर इतने टेम्परेचर पे इतना है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें हम देखेंगे। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए 40.6 है किलो जूल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने रट्टा लगाना होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर 23.7 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर। अब याद रखें एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मल कितना है, 760 टॉर, टॉर में अगर देखें तो। अब बॉइलिंग पॉइंट उस पर कितना होता है, 100, तो 25 आपने किया है, मतलब वेरी स्मॉल वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट है। और वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होगा कि वेरी लो एक्सटर्नल प्रेशर करेंगे।
क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर को लो करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट वाली ऑप्शन वही सिर्फ उसको जस्टिफाई करती है पूरी तरह से कि जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इतने कम टेम्परेचर। वाटर में बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 100 की बजाय 120 डिग्री पे बॉयल कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? तीन ऐसी वैल्यूज हैं जो नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर है, अगर आप देखें, और एक वैल्यू ऐसी है जिसका प्रेशर नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा है, तो वो है 1489 मिलीमीटर मरकरी, बी ऑप्शन। लिहाजा यही हमारा जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद 74, क्वेश्चन नंबर 74, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड विल बी सेम एज एट सी लेवल एंड हाई एल्टीट्यूड। मतलब जितना हाई एल्टीट्यूड पे है, जितना सी लेवल पे है, हाई एल्टीट्यूड पे भी उतना ही होगा। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने से होगा क्या। अगर आप इसमें देखें हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर पे फर्क क्या पड़ता है, तो ये आपको पता ही होगा। हम जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उनका कम होता जाएगा। तो इसमें आप देखें कि सेम नहीं हो सकता हायर एट हाई एल्टीट्यूड। अब क्या बॉइलिंग पॉइंट हायर हो सकता है हाई एल्टीट्यूड पे? नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि हाई एल्टीट्यूड पे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होना है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी कम होना है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर एट हाई एल्टीट्यूड, डी ऑप्शन इसमें हम लगाएंगे। कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो राइज कर जाता है। वजह क्या है इसमें वीडियो में मैंने डिटेल बताई है कि आप हाई जितना बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद जितना टेम्परेचर आप उसको देते हैं वो सारा का सारा उसके अंदर उस लिक्विड के अंदर रहता है। बॉइलिंग पॉइंट आता है तो फिर वो उसको लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर ही इतना बढ़ा देते हैं और प्रेशर कुकर के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है, याद रखें जो ऊपर वो वेट रखा होता है ना वो उसके प्रेशर को एडजस्ट करता है। अगर वेट चले ना, उसके अंदर कोई ब्लॉक कोई टुकड़ा आ जाए या जो साथ वो गैस के एडजस्टमेंट के लिए वो लगा हुआ होता है वो कील सा, अगर उनमें कोई फॉल्ट आ जाए तो कुकर फट जाएगा, बिकॉज कंटिन्यूसली उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो डिवेल्प हो रहा होता है। अब होता यह है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर डिवेल्प हो जाता है तो इतना प्रेशर हो जाता है कि वो जो ऊपर वाला वेट है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो उसको फोर्स नीचे से लगती है। प्रेशर भी क्या है, एक्चुअली फोर्स ही है ना, वो फोर्स जो है उस वेट को उठाती है। अब जैसे ही उसको उठाएगी, थोड़ा सा भी उसमें उसको ओपनिंग मिली ना तो वहां से अंदर से कुछ वेपर्स निकल गए स्पीड से, और जैसे ही अंदर कंसंट्रेशन कम हुई डेफिनेटली प्रेशर भी कम हुआ। प्रेशर कम हुआ तो वो वेट दोबारा से फिर गिर जाएगा। ठीक है, वो उसकी शेप ही जो है वो इंजीनियरिंग यूज की गई है, शेप इस तरह से की गई है कि वेट जो है वो साइड पे नहीं गिरता, वो उसी के ऊपर ही ऊपर नीचे होता रहता है और वो आवाज आती रहती है। एक्चुअली वो कंटिन्यूसली जो वेपर प्रेशर अंदर बढ़ रहा होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, उसको वो एडजस्ट करता है। ठीक है, अगर आप उसको और ज्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं तो वेट के जो है वो बढ़ा दें। जो वेट अगर सपोज वो 10 ग्राम का है, आप 15 ग्राम कर दें तो वो और ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन ये अपनी मर्जी से करना नहीं चाहिए, बिकॉज जो वेपर प्रेशर की वो कुकर होता है प्रेशर कुकर, उसकी वॉल्स की स्ट्रेंथ के लिहाज से कि कितना प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके लिहाज से वो इंजीनियरिंग वालों ने ये एडजस्ट किया होता है कि उससे ज्यादा अगर होगा तो मे बी कुकर जो है वो फटने के चांस होते हैं जी। 76 पे चले जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज हाई व्हेन। जी, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कब हाई होगा? ये मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी 5 मिनट के वक्फे के बाद नई मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं क्वेश्चन कर लें। स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन क्या था जी? Boiling point of a liquid is high when
किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई कब होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। आई थिंक ये फर्स्ट वाली ऑप्शन ही होगी। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं बाकी जो इसकी ऑप्शंस है। जी, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक ही है। डाइपोल मोमेंट इज जीरो, तो नॉन पोलर हो जाएगा। एक और चीज है डाइपोल मोमेंट का आ गया। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली आपको पोलैरिटी बताती है कि कितना वो पोलर है, तो जीरो होने का मतलब कि वो चीज नॉन पोलर है। ए एंड बी बोथ, मतलब वो दोनों ऑप्शन बता दिए हैं उसने कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही करेंगे क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, उसी की बेस पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ बर्नर यूज फॉर बॉइलिंग, एक्सटर्नल प्रेशर, अमाउंट ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ कंटेनर ऑफ द लिक्विड। जी, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। आप लोग अपने माइक ओपन रखा करें, कभी कभी कोई थोड़ा सा बता दिया करें मैं, मुझे भी कुछ क्या है, कुछ पार्टिसिपेशन हो जाएगी। जी, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज पानी जो है चाहे वो 1 गिलास हो चाहे वो 1000 लीटर हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 ही रहता है हमारे नॉर्मल कंडीशन पर। तो इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, बिकॉज इसके डेफिनेशन में है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to external pressure, that temperature is called बॉइलिंग पॉइंट। 75 कौन सा है? 7, अच्छा, 75 का आंसर अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप बाद में मेरे से टेक्स्ट में पूछ लीजिए। जी, इन द इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरीन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 290 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट को कम किया गया कैसे? स्लो हीटिंग ऑफ अ लिक्विड, हम हीटिंग स्लो करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फास्ट हीटिंग है, या डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर है, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर है। एक चीज मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से उसकी एप्लीकेशन प्रेशर कुकर के अंदर है, और एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से उसकी एप्लीकेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन है। तो ये भी वैक्यूम डिस्टिलेशन की मदद से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम किया गया है, इसलिए ये एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करके किया गया। many organic compound and biological tissues जो हैं behaves, organic compound and biological tissues behave as liquid crystal, solid crystal, ionic crystals and amorphous structure। जी, organic compound and biological tissues ये ज्यादातर जो है वो कौन सी फॉर्म में हमें मिलती हैं? तो ये अमॉर्फस स्ट्रक्चर में ज्यादा ये मिलते हैं हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं। ये amorphous solid are characterized by undergoing clean cleavage when cut with knife। जी, ये मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अमॉर्फस सॉलिड में क्लीवेज प्लेन नहीं होते। मैंने आपको बताए थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उसमें एक क्लीवेज भी आता है, तो एक प्रॉपर एंगल से प्रॉपर प्लेन से उसको जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। दूसरा, हैविंग परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम, अमॉर्फस के अंदर